उत्तर प्रदेश मथुरा के एक कॉलेज के अंदर एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम है मनोज। मनोज के घर में उसके माता पिता हैं, एक उसकी छोटी बहन है और मिडिल क्लास फैमिली है। मनोज घर का बड़ा लड़का था तो इसी वजह से उसके माता पिता उसे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराते हैं और एक प्राइवेट कॉलेज में उसका एडमिशन करा देते हैं। मनोज वहां पर रहकर अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था और उसी कॉलेज की उसी क्लास के अंदर जहां पर मनोज पढ़ा करता था वहीं एक और लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम था सुषमा। सुषमा जो कि मथुरा की रहने वाली है और उसके पिता के पास ढेर सारा रुपया पैसा है। अब शहर की लड़की थी और जैसे वो मनोज को देखती है तो देखते ही उसे पसंद करने लगती है। इसी कारण से सुषमा क्लास के अंदर बैठी बैठी भी मनोज की तरफ देखा करती और मनोज को भी ये बातें पता चल जाती हैं। लेकिन अपने परिवार की कंडीशंस को देखते हुए मनोज उस बात को ऐसे ही छोड़ देता है और धीरे धीरे लगभग 1 साल बीत जाता है। 1 साल तक सुषमा बार बार उसे देखा करती है और देख देख कर बहुत कुछ उसके बारे में सोचा करती है। मनोज कभी कभी उसे देखने लगा करता लेकिन फिर अपनी आंखें चुरा लिया करता और कई कई दिन तक उससे दूर दूर रहा करता। एक दिन अचानक से जैसे 1 साल कंप्लीट होता है, जब सुषमा को मौका मिलता है वो अकेले मनोज को पाती है तो उसके बाद उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि मनोज, मैं काफी दिनों से तुम्हें देख रही हूँ और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। क्योंकि मनोज देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था और इसी वजह से सुषमा उससे प्यार करने लगी थी। अब मनोज जब इस बात को सुनता है कि इसने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, कहीं ना कहीं उसे इन सभी बातों के बारे में पता है जो कुछ भी वो लड़की उसके साथ कर रही थी, क्योंकि काफी दिनों से वो ये बात नोटिस कर रहा था। तो मनोज सुषमा से मना कर देता है, कहता है कि सुषमा, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है और मैं और तुम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। अब यह बात सुषमा को अंदर अंदर चुभने लगती है और मैं मनोज से कहने लगती है कि क्यों मनोज, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, क्या मेरे अंदर कोई खराबी है? तो मनोज कहता है कि नहीं सुषमा, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूं और तुम एक अमीर बाप की बेटी हो। दरअसल सुषमा के पिता कभी कभी उसे कॉलेज छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी से आया करते थे, तो इसी वजह से मनोज ये सब कुछ कह रहा था। तो सुषमा कहने लगती है कि नहीं मनोज, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार किया करती हूं और मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूं। तुम ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूं या नहीं। अब इस बात को सुनकर मनोज थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और कहने लगता है कि सुषमा, वो बात नहीं है, अच्छी तो तुम काफी हो, सुंदर भी हो और मुझे तुम्हारा व्यवहार भी बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन हम दोनों का मेल नहीं हो सकता। ये अमीरी और गरीबी की जो दीवार है ये हमारे बीच में है और इसको मैं चाहकर भी नहीं लांघ सकता क्योंकि मेरे पास रुपए पैसे नहीं है। इसके बाद सुषमा एक बार फिर से कहती है कि तुम ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। अब 1 साल तक लगातार जब सुषमा उसकी तरफ देखा करती थी तो कहीं ना कहीं मनोज के दिल में भी सुषमा के लिए प्यार पनप आया था। तो वो कहता है कि प्यार तो मैं तुमसे करता हूं लेकिन इससे आगे हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। यह बात सुनकर सुषमा एकदम से उछल पड़ती है और कहती है कि बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आप जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। इसके बाद मनोज और सुषमा दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने लगते हैं और कॉलेज के अंदर ज्यादातर एक साथ ही रहा करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे उन दोनों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो सुषमा के घर वाले होते हैं वो उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। यह बात जैसे सुषमा को पता चलती है तो उसके बाद वह अपने पिता को अपने और मनोज के बारे में बता देती है। कहती है कि मैं मनोज नाम के लड़के से प्यार किया करती हूँ जो कि गांव का रहने वाला है, हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए आया करता है। अब पिता इस बात को सुनकर पहले तो थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और फिर अपनी बेटी से मनोज के बारे में और भी अच्छी तरह से पूछने लगते हैं। अब तक सुषमा ने मनोज के बारे में सब कुछ जान लिया था क्योंकि जब से वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे तो दोनों एक दूसरे के घर परिवार के बारे में सब कुछ जान चुके थे। तो सुषमा उसके घर की कंडीशंस के बारे में उसे बता देती है कि वो 2 भाई बहन हैं, एक छोटी बहन है और उसके माता पिता हैं। उसके पिता खेती बाड़ी किया करते हैं और खेती बाड़ी से ही उनका गुजारा हुआ करता है। जब पिता इस बात को सुनता है और अपने घर के ऐशो आराम को देखता है तो वह बेटी को समझाने लगता है। कहता है कि बेटी, उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, यहाँ पर तुम बड़े ही ऐशो आराम के साथ पली बड़ी हो और वहां पर जाओगी तो परेशानी हो जाएगी, ऐसा मत करो। लेकिन बेटी अपने पिता से जिद लगाकर बैठ जाती है और कहती है कि देखो, आपको शादी तो करनी ही है, मैं मनोज से शादी करना चाहती हूँ तो आप मेरी उसी से शादी करा दो। इसके बाद पिता ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की जिद के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और अपनी बेटी की शादी उससे कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह बार बार उससे मना कर रहे थे, कह रहे थे कि बेटी अब भी मौका है, तू मान जा, लेकिन बेटी जो थी वो जिद लगाकर बैठी हुई थी। पिता मान जाते हैं और मानने के बाद जो सुषमा के पिता होते हैं वो मनोज के घर अपनी बेटी की शादी की बात करने के लिए चले जाते हैं। इधर जब मनोज के घर वाले देखते हैं और पता करते हैं लड़की के बारे में तो वह लोग भी मना करने
करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब देखो, हम साधारण से लोग हैं, तो हमारे बेटे के साथ आपकी बेटी अच्छी तरह से नहीं रह पाएगी, आप उसे समझा दीजिए क्योंकि बिटिया काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। इसके बाद जो सुषमा का पिता होता है वह मनोज के पिता को सब कुछ बता देता है। कहता है कि देखिए, अपनी बेटी को समझाकर तो मैंने काफी देख लिया है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रही है। वो कह रही है कि मैं शादी करूंगी तो मनोज से ही करूंगी। अब बेटी की जिद है तो कोई बात नहीं, बच्चों की शादी करा देते हैं। उसने कह दिया कि मैं अपने आप एडजस्ट हो जाऊंगी। इसके बाद दोनों परिवार वाले इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों बच्चों की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद जो सुषमा है वो मनोज के घर में आती है और ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट हो ही चुकी थी। सुषमा कहती है कि ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हो गई है तो अब एक सरकारी नौकरी में लग जाओ और उसके बाद हमारा समय अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सुषमा गांव के अंदर रहने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ पर ना तो 24 घंटे बिजली आया करती है और ना ही इस घर के अंदर कोई भी सुख सुविधाओं के सामान नहीं थे, जिन सामानों की उसे बचपन से आदत थी। पिताजी ने दिए तो थे, लेकिन उन साधनों को चलाने के लिए बिजली चाहिए होती है और इस गांव के अंदर काफी कम समय के लिए बिजली आती थी। इस बात को लेकर वह काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, मनोज नौकरी लग जाएगा तो उसके बाद हम लोग शहर में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से समय व्यतीत हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सुषमा होती है उसके दिमाग में कुछ और ही चीज चलने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सुषमा होती है अपने सास ससुर से और अपनी छोटी ननद से लड़ाई करने लगती है, क्योंकि वहां पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और इसी बात को लेकर छोटी छोटी बातें लड़ाई का रूप ले लिया करती हैं। मनोज अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि देखो ऐसा मत करो, ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन है, अगर तुम इस तरह से लड़ाई करोगी तो फिर बहुत ही गलत हो जाएगा, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इन बातों को सुनकर जो सुषमा है और भी ज्यादा लड़ाई करने लगती है और एक दिन लड़ाई कर अपने मायके पहुंच जाती है। मनोज के यहाँ से सुषमा मायके चली गई थी। इसके बाद जो मनोज के माता पिता हैं वो उसको कहते हैं कि बेटा ऐसा कर जाकर अपनी पत्नी को ले आ। तो मनोज अपने पिता से कहता है कि पिताजी देखो, शादी का फैसला भी उसका ही था और जाने का फैसला भी उसका ही था, तो उसको अपने आप आने दो। लड़ाई में गई है तो ये अपने आप ही आएगी तो ही अच्छा रहेगा, वरना फिर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इस बात को सुनकर पिता भी उसकी इस बात के लिए एग्री करता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लेकिन सुषमा जैसी अपने मायके में गई थी तो वहां पर जाने के बाद वह अपने पिता से मनोज को तलाक देने के लिए कहने लगती है और कहती है कि पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका कहा नहीं माना, लेकिन आप कैसे भी करके मेरा मनोज से तलाक करा दो। अब यह बात सुनकर पिता को बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि वह 4 आदमियों में बैठा करता था और जब वह देखता है कि उसकी बेटी ऐसा करने के लिए कह रही है तो पहले तो वो उसे धमकाने लगता है, लेकिन जो बेटी होती है वो एक बार फिर से जिद करने लगती है और जिद करके कह देती है कि नहीं पिताजी, मैं तो उसको तलाक दूंगी और मैं इसके बाद किसी और से दूसरी शादी करूंगी। जब बेटी पिता की बात नहीं मानती है तो उसके बाद उसका पिता उससे नाराज रहने लगता है और इसके बाद वह उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता। अब जो सुषमा थी वो पढ़ी लिखी थी, तो अपनी पढ़ाई लिखाई का फायदा उठाकर वह मनोज को तलाक देने के लिए कोर्ट में केस दर्ज करा देती है और तलाक के नोटिस मनोज के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही मनोज के पास तलाक के नोटिस पहुंचते हैं तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी सुषमा से प्यार किया करता था और इसके बावजूद भी उसकी पत्नी सुषमा, जो कि प्यार करके उससे शादी की थी, वह उससे तलाक लेना चाहती है। मनोज को यह बात बुरी लगती है और इसी कारण से वह गुस्से गुस्से में उसे तलाक देने का फैसला कर लेता है। कुछ दिनों तक कोर्ट में कार्रवाई चलती है और कार्रवाई चलने के बाद दोनों का एक दूसरे से तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद सुषमा अपने पिता के यहाँ पर रहने लगती है, लेकिन इसके बाद से उसके पिता ने उससे कभी भी बात नहीं की थी। इधर जो सुषमा है अपने कॉलेज के एक लड़के के साथ दोबारा से बातचीत करने लगती है, क्योंकि जब वह कॉलेज में पढ़ा करती थी तो एक लड़का उस पर काफी ज्यादा लट्टू था और उसी से वह बात करने लगती है। सोचती है कि वह तो शहर में भी रहा करता है, तो क्यों ना मैं उसी के साथ दूसरी शादी कर लूं और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करूं। यही सोचकर सुषमा उससे बात करती रहती है और बातों के दौरान वह लड़का उससे मिलने की जिद करने लगता है, कहता है कि हम दोनों को मिलना है। लेकिन जो सुषमा होती है वह कहती है कि मिलने से पहले हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें तो बड़ा ही अच्छा होगा। इसके बाद वह लड़का कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन अभी इस बात के बारे में मेरे घर वालों को ना पता चल जाए। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारे घर वालों को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं अपने घर वालों से इस बारे में बात कर लेती हूँ। अब सुषमा के पिता तो उससे पहले से ही नाराज है, वे उससे बात तक भी नहीं किया करते हैं, तो वह अपनी माँ से इस बारे में बात करती है और कहती है कि माँ, एक और लड़का था
जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ा करता था और मैं अब उससे शादी करना चाहती हूँ। माँ इस बात को सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है कि बेटी आखिर करना क्या चाहती है। पहले एक लड़के से प्यार करके शादी की थी और अब ऐसे ये दूसरा वाला प्यार हो गया, ये आखिर कहाँ पर जाकर रुकेगी। तो वह अपनी बेटी को समझाती है, कहती है कि बेटी इस तरह से जिंदगियां बर्बाद हो जाया करती हैं और ऐसा मत करो। लेकिन सुषमा के दिमाग में अब दूसरा लड़का चढ़ गया था और वह उससे शादी करना चाहती थी। तो जो सुषमा की माँ होती है वह अपने पति से बात करती है और जैसी सुषमा का पिता इस बात को सुनता है कि बेटी अब किसी दूसरे लड़के से प्यार करके शादी करना चाहती है तो वह एकदम से उसे धमकाने लगता है और धक्के देकर अपने घर से बाहर निकालता है। कहता है कि बेटी बहुत हुआ, मैंने तेरी एक बार शादी करा दी लेकिन तूने वो शादी नहीं चलाई, तो इसके बाद मेरा कोई भी फर्ज नहीं बनता। अगर तुझे ऐसा ही करना है तो मेरे घर से निकल जा, क्योंकि 4 आदमियों में मेरी इज्जत है वो पूरी तरह से बदनाम हो जाएगी। अगर तुझे मैंने घर से निकाल दिया तो कम से कम ये कहने का तो रहूंगा कि मैंने तो अपनी बेटी को घर से ही निकाल दिया है, अब वो मेरी बेटी है ही नहीं। ऐसा कहकर पिता उसे घर से निकाल देता है और इसके बाद जो सुषमा होती है अपने प्रेमी के पास फोन करती है और उससे शादी करने के लिए कहने लगती है। उसे पूरी बात को बताती है, लेकिन जैसे प्रेमी को पता चलता है कि इसे घर से निकाल दिया गया है और इसके बाद ये उससे शादी करना चाहती है तो वह भी साफ साफ मना कर देता है और फोन को काट देता है। सुषमा बार बार अपने प्रेमी के पास फोन मिलाती है लेकिन उसके प्रेमी ने फोन स्विच ऑफ कर लिया था। अब सुषमा पूरी तरह से परेशान हो जाती है और अपने किए गए फैसलों पर पछताने लगती है। वह सोचती है कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। अब कुछ दिन तो उसके अकाउंट में पैसे थे, उन पैसों से वो होटल लेकर रहने लगती है, लेकिन अब उसे समय बिताने के लिए एक स्थायी निवास चाहिए था। इधर जो सुषमा की माँ होती है उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है कि उसकी जवान बेटी इधर उधर ऐसे भटक रही है, तो वह अपनी माँ के पास फोन करती है और कहती है कि माँ, मेरे पति ने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया है, तो तुम ऐसा करो उसे अपने पास बुला लो और वहीं पर रहकर वो आराम से समय व्यतीत कर लेगी। जब कभी कोई लड़का दिखे आपको तो उसकी शादी करा देना। इसके बाद जो सुषमा की नानी होती है वो उसके पास फोन करती है और फोन करके उसे अपने पास रहने के लिए बुला लेती है। सुषमा जो कि पूरी तरह से मजबूर थी क्योंकि उसे कोई ना कोई सहारा चाहिए था, तो इसी वजह से वह अपने ननिहाल में चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। वहां पर रहते रहते उसे लगभग 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने बाद जो उसकी नानी होती है उसके लिए एक लड़का ढूंढती है और उससे उसकी शादी कराना चाहती है। लेकिन यहाँ पर अब तक जो सुषमा होती है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो इसी वजह से वह अपने आप को सजा देने के लिए जीवन भर शादी ना करने का फैसला करती है और अपनी नानी से मना कर देती है। कहती है कि नानी माँ, मैंने अपने पति मनोज को तलाक देकर बहुत ही गलत किया है, तो इसी वजह से अब मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगी और ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कहीं ना कहीं पर कोई काम ढूंढ लूंगी और मैं आपके ऊपर भी बोझ नहीं रहूंगी। अब इस बात को सुनकर जो उसकी नानी होती है वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, क्योंकि उस रिश्ते की उसने पूरी बात कर ली थी और उसे विश्वास था कि सुषमा इस शादी के लिए एग्री हो जाएगी। लेकिन जब सुषमा ने मना कर दिया तो उसे इस बात पर गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि सुषमा, जब मैंने पूरी बात कर ली है तो उसके बाद ये कौन सा तरीका है कि तू मना कर रही है। तो सुषमा कहती है कि नानी, मैंने शादी करनी ही नहीं है और मुझे अपनी जिंदगी ऐसी व्यतीत करनी है, यही मेरी सजा है और इसीलिए आप मुझसे ना ही कहो तो ही अच्छा है। अब नानी को इस बात को सुनकर बड़ा ही गुस्सा आता है और वह सुषमा को धमकाने लगती है और धमका कर अपने घर से निकाल देती है। सुषमा को जब नानी के घर से भी निकाल दिया जाता है तो उसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है और मनोज को याद करती है। सोचती है कि चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत ही गलत कर दिया। यही सोचकर वह पछताती रहती है और अपने लिए कोई काम ढूंढने लगती है। सोचती है कि इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा, अगर मुझे जिंदगी जीनी है तो अपने बलबूते पर खड़ा होना होगा। और इसके लिए वह अपनी एक सहेली के पास फोन कर देती है जिसकी शादी सूरत में हुई थी और उसके पति के पास ढेर सारी कंपनियां थी जिसमें उसने ढेर सारे वर्कर लगा रखे थे। इसके बाद जैसे वो उसके पास फोन करती है तो वह बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि इसने मनोज को तलाक दे दिया है और उसके बाद इसकी ऐसी कंडीशन है। वो उसे मनोज के बारे में लेकर कुछ मजाक की सी बातें कहने लगती है, लेकिन तभी सुषमा दोबारा से फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपनी पूरी कंडीशंस के बारे में बताती है। इसके बाद जब उसकी सहेली जो नेहा होती है वो इस बात को सुनती है तो उसे कहती है कि बताओ बहन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो वो कहती है कि तू इतना कर दे, अपने पति से पूछकर अपनी किसी कंपनी में मुझे नौकरी दिला दे, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, उसके बारे में तुम्हें पता है, और अपने पति से बात करके मुझे बता दो। तो उसकी सहेली होती है अपने पति से इस बारे में बात करती है, उसे पूरी बात को बताती है। तो जो नेहा का पति होता है वह भी उसकी फ्रेंड को नौकरी देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि कह दो
वो अपनी फ्रेंड से यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर तुम्हें नौकरी लगा दूंगा। अब तक मनोज और सुषमा का तलाक हुए लगभग 1.5 साल हो जाते हैं, लेकिन इन बीते 1.5 सालों के अंदर मनोज ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। वह पढ़ाई लिखाई करके अब रेलवे में टीटी बन गया था और टीटी बनने के बाद जब उसके माता पिता उसे शादी के लिए कहने लगते हैं तो अभी वह अपने घर वालों से कुछ टाइम मांगता है और कहता है कि माँ बाबूजी अभी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से प्यार किया करता था, तो उस प्यार को भुलाने के लिए थोड़ा सा तो समय चाहिए ही होगा। माता पिता भी इस बात को मान जाते हैं और मनोज अपनी ड्यूटी को करने लगता है। इधर जो सुषमा थी वो उसे सूरत जाने के लिए उसकी सहेली ने कह दिया था और वह सूरत जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन फिलहाल ना तो उसके पास कोई सामान है और ना ही उसके पास एक भी पैसा है। वह कई लोगों से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उसका जानने वाला उसे इतने तक पैसे नहीं देता है कि जिन पैसों से वो सूरत पहुंच जाए। फिर अचानक से उसके हाथ में उसका फ़ोन था, तो वह सोचने लगती है कि क्यों ना इस फ़ोन को बेच दूँ, इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि जिन पैसों से मैं वहाँ तक जा सकती हूँ। यही सोचकर जो सुषमा होती है एक मोबाइल शॉप पर जाती है और उस फोन को बेच देती है। फोन बेचने के बाद उसके पास इतने पैसे आराम से हो गए थे कि वह उन पैसों से सूरत में जाकर सेटल भी हो सकती है, तो वह इन पैसों को लेकर सूरत जाने के लिए तैयार हो जाती है। अपने लिए कुछ खरीदारी करती है ताकि उसके पास थोड़ा सा सामान ऐसा रहे जिससे वो वहां पर रहकर 1-2 महीने तो निकाल ले, उसके बाद उसकी सैलरी आने लगेगी। महंगा वाला फोन था तो लगभग 40,000 रुपए का उसका फोन बिकता है और 40,000 रुपए में से 10,000 रुपए उसने अपनी शॉपिंग के लिए खर्च कर दिए थे और 30,000 रुपए को रखकर सीधा रेलवे स्टेशन चली जाती है और वहां से वह टिकट काउंटर पर जाती है। लेकिन टिकट काउंटर पर जाने के बाद जैसे ही वो अपने पास पैसे देखती है तो उसके पास कोई भी पैसा नहीं था। दरअसल जिस ऑटो से वो आई थी उसी ऑटो के अंदर एक महिला ने जो उसके साथ में बैठी हुई थी उसने रास्ते में उसके पैसे निकाल लिए थे और फिलहाल जो सुषमा थी वो पूरी तरह से असहाय हो गई थी, उसके सामने कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ, फिलहाल यहाँ से ट्रेन में बैठ जाती हूँ और वह वहां पर ट्रेन के बारे में पता करती है। तो उसे पता चलता है कि इसी समय पर ट्रेन आएगी और उसमें बैठ जाना और वो तुम्हें तुम्हारे स्थान तक पहुंचा देगी। सुषमा बिना टिकट के ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां से ट्रेन आने की राह देखने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और ट्रेन भी आ जाती है। जैसे ही ट्रेन आती है तो वह जनरल बोगी में चढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वहां पर ज़्यादातर टिकट चेक करने वाला नहीं आता है। लेकिन जनरल बोगी के अंदर बहुत सारी भीड़ थी और इस भीड़ के कारण वह उसमें नहीं चढ़ पाती है। जब ट्रेन चलने लगती है तो वह सोचती है कि कैसे भी हो मुझे इस ट्रेन में चढ़ना है और मेरी जगह तक पहुंचना है। इसी वजह से वह स्लीपर कोच में चढ़ जाती है और वहां पर बिना टिकट यात्रा करने लगती है। वह एक सीट पर बैठी हुई थी और ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि कैसे भी करके वहां पर टीटी ना आए। अगर टीटी आ गया तो उसको देने के लिए ना तो उसके पास पैसे हैं और ना ही उसके पास टिकट है। यही सोचकर वह यात्रा करती रहती है, लेकिन तभी अचानक से उस ट्रेन के अंदर एक टीटी आ जाता है। अब जैसे टीटी आता है और वह लोगों से टिकट चेक कर रहा था, इस बात को देखकर जो सुषमा होती है वो पूरी तरह से घबरा जाती है और उसकी घबराहट उसकी शक्ल पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। कोई भी व्यक्ति उसकी शक्ल को देखने के बाद बता देता कि इस लड़की के पास टिकट नहीं है और यह टीटी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई है। टीटी भी सुषमा की तरफ देख लेता है और देखने के बाद वह भी इस बात को भाप जाता है कि इसके पास टिकट नहीं है और यह डरी हुई है। टीटी इधर उधर की सभी पैसेंजरों पर टिकट चेक कर लेता है, लेकिन सुषमा से उसने कुछ भी नहीं कहा था और आगे की तरफ चला जाता है। यह देखकर सुषमा को थोड़ी सी शांति मिलती है और भी जो व्यक्ति वहां पर बैठे हुए थे जिन्हें सुषमा बेचारी लग रही थी उनको भी शांति मिल जाती है। लेकिन तभी जो टीटी होता पूरी ट्रेन में टिकट चेक कर लेता है और दोबारा से सुषमा के पास आ जाता है। जैसे वो सुषमा के पास आता है तो उससे टिकट के बारे में पूछने लगता है। अभी तक टीटी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और आंखों में चश्मे पहन रखे थे। जैसे ही वो सुषमा से टिकट के लिए कहने लगता है तो सुषमा एकदम से हाथ जोड़कर उसे बता देती है कि उसके पास टिकट नहीं है और ना ही इतने पैसे कि वो अपनी टिकट यहाँ से बनवा सके। लेकिन तभी वो टीटी कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो ऐसा कीजिए, मैं आपके लिए टिकट बना देता हूँ। आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे हो जाए तब मुझे पैसे दे देना। ऐसा कहकर वह टीटी उसके लिए टिकट बना देता है और साइन करके टिकट उसे दे देता है। अब जो आसपास के पैसेंजर थे वह इस बात को देखकर बड़े ही हैरान है कि टीटी ऐसे इस महिला की टिकट कैसे बना सकता है और फिर वो सोचने लगते हैं कि बड़ा ही अच्छा टीटी है, शायद हो सकता है इसे इसकी लाचारी के बारे में खबर लग गई हो। लेकिन जैसे ही सुषमा उस टिकट को अपने हाथ में लेती है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो सिग्नेचर हुए थे वह सिग्नेचर और किसी के नहीं, उसी मनोज के थे जिस मनोज को वो तलाक दे चुकी थी और जिससे उसने प्यार करके शादी की थी। यह देखकर वह
पूरी तरह से हैरान हो जाती है और इसके बाद उस सीट से उठकर उस टीटी के पीछे जाने लगती है। तब तक जो टीटी होता है वो उस जगह पर चला गया था जहां पर ट्रेन के अंदर वॉशरूम होते हैं और उस जगह पर खड़ा खड़ा कुछ सोच रहा था। जैसे सुषमा वहां पर पहुंचती है तो वहां पर मनोज को खड़ा देखती है और देखने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि फिलहाल मनोज ने अपने मास्क भी हटा लिया था और साथ में वो चश्मे भी हटा लिए थे जिन चश्मों को पहनकर वो अब तक टिकट काट रहा था। सुषमा मनोज का चेहरा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वह उसे बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन फिलहाल वह मनोज के सामने कुछ भी नहीं बोल पाती है क्योंकि उसने मनोज के साथ बहुत ही गलत किया था। इधर जो मनोज होता है उसके दिल में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। वह जानना चाहता है कि सुषमा जब इतने बड़े घर की लड़की थी तो आज यहाँ पर बिना टिकट कैसे और इतनी लाचार क्यों दिखाई दे रही है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से मनोज शुरुआत करता है और कहने लगता है कि क्या हुआ सुषमा, तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम अपनी टिकट तो कटवा सको। तो इस बात को सुनकर जो सुषमा होती है, जो काफी देर से बहुत कुछ सोच रही है, वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और रो रो कर उसे अपनी पूरी दास्तां बता देती है। कहती है कि मनोज, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत किया और हो सके तो इसके लिए मुझे माफ कर दो। पूरी बात सुनने के बाद मनोज को सुषमा पर तरस आने लगता है और वो कहता है कि ठीक है सुषमा, जो कुछ तुमने किया था उसका तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन जब तुम्हारी इतनी हालत खराब है तो तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूं और जब तुम्हारे पास हो जाएं, जब इन पैसों को मुझे लौटा देना। ऐसा कहकर मनोज अपने पास से 3000 रुपए निकालकर सुषमा को देने लगता है, लेकिन सुषमा उन पैसों को लेने से मना कर देती है। कहती है कि नहीं मनोज, अब तुम मेरे लगते ही क्या हो, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है और फिर भी जो तुमने मेरी टिकट बना दी है यही काफ़ी है, मैं अपनी ज़िंदगी को आराम से व्यतीत कर लूँगी। उसके बाद मनोज उससे पूछने लगता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो और अब किसके सहारे अपने जीवन को व्यतीत करोगी। तो वह बताती है कि मैं नेहा के पास जा रही हूँ, उसकी सूरत में एक करोड़पति व्यक्ति से शादी हुई थी, तो वहाँ पर उसकी कंपनी में काम करूँगी और काम करके अपनी गलती का पश्चाताप करूँगी। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया था वो मेरी गलती थी और एक गलती नहीं, एक तरह से पाप था, और इस पाप के पश्चाताप के लिए यही मेरे लिए सही रहेगा। मैं जीवन भर किसी से भी शादी नहीं करूंगी और अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करूंगी। मनोज जब सुषमा की ये सभी बातें सुनता है तो उसे लगने लगता है कि अब सुषमा सुधर चुकी है, तो क्यों ना अब उससे आगे की बात की जाए। इसके बाद सुषमा ऐसा कहकर उसका धन्यवाद करके वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी जो मनोज होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। सुषमा जैसे उसकी तरफ पलटती है तो मनोज मुस्कुराने लगता है और कहता है कि सुषमा, क्या हम दोबारा दोनों एक साथ रह सकते हैं। अब इस बात को सुनकर सुषमा पहले तो मना करने लगती है, कहती है कि नहीं मनोज, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हारे परिवार वाले मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन वही जो मनोज होता है उससे कह देता है कि कोई बात नहीं सुषमा, परिवार वालों को मैं अपने आप देख लूंगा, तुम केवल ये बताओ क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। तो सुषमा कह देती है कि मनोज, अगर मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों की जिंदगी भर नौकरानी बन के रहूंगी, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो मनोज होता है उससे कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ से वहाँ जाने का फैसला कैंसिल करो और मेरे साथ चलना, वहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे और शादी करने के बाद तुम मेरे साथ ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करना। सुषमा की आंखों में आंसू आ गए थे और वह झट से मनोज को अपने गले से लगा लेती है। उसके बाद मनोज और सुषमा उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर मनोज फिलहाल रहा करता था और वहीं के एक मंदिर में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद मनोज ने अपने घर वालों से कह दिया था कि मैंने शादी कर ली है और मैंने उसी सुषमा से शादी की है जिससे मेरा पहले तलाक हो गया था। अब घर वाले इस बात को सुनकर हैरान तो होते हैं, लेकिन जब मनोज पूरी कहानी अपने घर वालों को बताता है तो वो लोग भी उस पर तरस खाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये तूने बड़ा ही अच्छा किया। इसके बाद मनोज और सुषमा एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और सुषमा अब बिल्कुल भी अमीरी का घमंड नहीं झाड़ा करती। वह अपने सास ससुर की सेवा किया करती और अपने पति का कहा माना करती और धीरे धीरे जो मनोज होता है वह सुषमा के पिता को भी मना लेता है और अब फिलहाल उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी तरह से व्यतीत हो रही है। सुषमा को 2 बच्चे हैं, एक लड़की है बड़ी और छोटा लड़का है। वो लोग हंसी खुशी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।